नमस्कार, सचिन जी बोल रहे हैं। क्या हाल है बॉस? अरे मुझे चाहिए 2 बोतल आपसे। नहीं, मुझे आपका नंबर प्रभाकर जी है ना, वो अशोक राजपथ पे उन्होंने दिया है। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो हमको ये चाहिए, क्या बोलते हैं, ब्लेंडर्स या 100 पाइपर जैसा कुछ, 2 बोतल। अरे मैंने बताया ना कि प्रभाकर जी ने नंबर दिया है। वो आपको जानते हैं, उन्होंने कहा कि आपका नाम लेके बात करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो 2 बोतल चाहिए। तो क्या रेट है? 3500? ये तो बहुत ज़्यादा है यार। अरे 2 गुना ले लो, ये तो 3 गुना से भी ज़्यादा ले रहे हो भाई। ब्लेंडर्स का 3500 बहुत ज़्यादा नहीं है? अच्छा, तो फिर? अच्छा अच्छा, दूसरी बात की ये आएगा कैसे, मतलब? हाँ, मैं कंकड़बाग में हूँ। कंकड़बाग में कैसे पहुँचाओगे आप? तो आपका आदमी आएगा कोई लेके? हाँ, पैसा? हाँ, कैश दे देंगे हम। ठीक है, तो कहाँ से कितनी देर में आएगा? कंकड़बाग जैसे अभी हम हैं वहाँ कितनी देर में आ जाएगा? 20 मिनट में आ जाएगा? बड़ा फास्ट है यार, ये तो स्विगी जोमेटो टाइप से सप्लाई करते हो आप लोग हैं। एक और हमारे दोस्त हैं वहाँ, वो रहते हैं मखनिया कुआं तरफ पटना में। तो उनको भी उनके यहाँ उन किसी दोस्त का बर्थडे है, तो कल उनको 2 बोतल ब्लैक लेबल टाइप का कोई चाहिए, तो मिल जाएगा ब्लैक लेबल या शिवाज रिगल टाइप का स्कॉच में। हाँ हाँ। वो कितने में आएगा? 8 से 10 हज़ार? 8 हज़ार की 10 हज़ार, एक चीज़ बोलो ना। अच्छा, पता करके बताओगे? तो मतलब 9-10 हज़ार भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा है यार, ये तो आप लोग एकदम 3 गुना 4 गुना टाइप का मामला बनाए हुए हो। अरे ठीक है, वो भी हम भी समझते हैं कि हम मुश्किल से मिलता है, लेकिन इसका मतलब थोड़े एक लूट ही लोगे। लेकिन चलो, सस्ता थोड़ा सा कुछ देख लो। 4 बोतल हो गया ना, 2 आज का 2 कल का, तो कुछ डिस्काउंट करो। अच्छा, और ये बताओ कि जैसे आप लड़का आएगा आपका लेके, तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि पीछे कोई पुलिस वाला आ जाए हमारे घर तक? या बड़ा, हम लोग तो दिल्ली से आए हैं, सुनते हैं कई बार लोग पकड़े भी जाते हैं। अच्छा, सेटिंग है? हाँ, तो बिना सेटिंग के होगा भी नहीं। लेकिन है ना उसमें जिसके यहाँ शराब पहुँचती है वो भी पकड़ा जाता है। तो कहीं ऐसा नहीं होगा ना कि लड़के के पीछे पीछे पुलिस वाला भी आ जाए? चलो फिर ठीक है। तो ठीक है, तो आप भेज दो। कितने बजे? 20 मिनट में आप कर रहे हो तो 20 मिनट में भेज दो। वो जो लड़का आएगा वो कॉल करेगा। और अच्छा, आप दूसरा कोई नंबर दोगे? ठीक है, तो वो कॉल कर लेगा, या हमको नंबर दे दो तो हम फिर उसको नीचे अपार्टमेंट में जब आ जाएगा तो उसको नीचे किसी को भेज के मंगवा लेंगे, कैश हम दे देंगे। और कल वाला का भी ज़रा ब्लैक लेबल वाला बता देना फिर। और वैसे ही चलता कैसे यार, हम लोग तो दिल्ली से आए हैं तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ किसी ने नंबर दिया, वही प्रभाकर जी ने कहा कि तो आसानी से मिल जाता है। अच्छा, तो पकड़ दकड़ नहीं होती है? होती रहती है, लेकिन उसके बाद भी काम चलता रहता है। गजब है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग 5-6 दिन हैं अभी, 7-8 दिन। तो जब जब ज़रूरत होगी बताएंगे, बस थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिएगा। अरे ठीक है, पुलिस का लफड़ा हम जानते हैं, लेकिन कुछ देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, भेज दीजिए 20 मिनट में, सुपर फास्ट। चलिए, अभी जो मैंने बातचीत की वो आपको नाटकीय लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है। और ये हकीकत है उस बिहार की जिसके सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू करने के बाद अपने अधिकारियों को शपथ दिलवाई थी कि न शराब पिएंगे, न ही शराब को बिकने देंगे। और आज बिहार की हालत यह है कि बिहार के हर जिले में, हर इलाके में शराब उपलब्ध है। ऐसे ही जैसे मैंने अभी बात की, ऐसे ही कोई शराब सप्लाई करने वाला हर जगह शराब मुहैया कराने को तैयार है। पुलिस और शराब तस्करों के बीच नेक्सस गांव गांव शहर शहर में बिछ चुका है। आज के बिहार की यही क्रूर सच्चाई है। बिहार के हजारों नौजवान शराब तस्करी और शराब सप्लाई के गोरख धंधे में लगे हैं। इसी को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है और अपराध के रास्ते पर जा चुके हैं। कोई सप्लायर है, कोई स्मगलर है,
कोई डिलीवरी बॉय है, कोई कुछ है। बिहार के किस शहर में चाहिए आपको शराब? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक कॉल घुमाने भर की देर है, अगले कुछ मिनटों में शराब की बोतलें आपके हाथों में होगी। और मैं ये सब हवाई बात नहीं कर रहा हूं, हकीकत यही है। कुछ दिनों पहले मैं एक शादी के सिलसिले में पटना गया तो मुझे बताया गया कि बिहार की राजधानी पटना के किसी भी मोहल्ले में किसी भी वक्त मनचाही शराब मिल सकती है, बस कीमत कई गुना ज़्यादा अदा करनी होगी। और तो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस वीवीआईपी इलाके में रहते हैं, वहाँ से 2-3 किलोमीटर के दायरे में जहाँ कई कोठियाँ मंत्रियों के, अफसरों के या विधायकों के बंगले हैं, वहाँ भी होम डिलीवरी के जरिए शराब पहुँचाई जाती है। जब पार्टियाँ होती हैं, महफिलें सजती हैं, तो शराब का इंतजाम भी होता है। फ़र्क इतना है कि ये सब चोरी चोरी चुपके चुपके होता है। मंत्रियों और विधायकों के यहाँ भी शराब की खपत होती है, लेकिन क्या मजाल कि कोई छापा मारने पहुंच जाए। नीतीश कुमार ने बिहार को इतना डेवलप कर दिया है कि अब शराब पीने वाले को शराब खरीदने के लिए ठेके पर जाने की जरूरत नहीं है। शराबबंदी के बाद ठेके तो वैसे ही बंद हो गए, अब होम डिलीवरी चालू है। दरवाजे पर ही जब शराब मिल जा रही हो तो ऐसे भी ठेके पर जाने की जरूरत क्या है? कभी कभी तो जोमेटो और स्विगी से भी फास्ट सर्विस मिल जाती है, जैसा कि अभी मैंने बातचीत की जिसमें आपको दिखाया या समझाने की जिसके जरिए कोशिश की। पटना, मुजफ्फरपुर, किसी भी शहर का नाम लीजिए, 20 मिनट में आपके दरवाजे पर बोतल हाजिर, कहीं 30 मिनट लग सकता है। फर्क यह है कि देश के किसी भी हिस्से में जो शराब, अंग्रेजी शराब 700-800 में मिलेगी, वही शराब बिहार में 3000 या 3500 में मिलेगी। ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं, उनके सारे मंत्री भी जानते हैं, पूरा सिस्टम भी जानता है। बल्कि दो टूक शब्दों में कहें तो नीतीश कुमार का सिस्टम भी तो शराबबंदी का लाभार्थी है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वही सम्राट चौधरी कह चुके हैं। यह बयान सम्राट चौधरी ने पिछले साल तब दिया था जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ साझा सरकार के सीएम थे। तब सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे और विपक्ष के नेता थे। सम्राट चौधरी ने कहा था, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, होम डिलीवरी के माध्यम से घर घर में शराब पहुंच रही है। शराब माफिया और नीतीश कुमार के बीच साठगांठ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सम्राट चौधरी का बयान है। शराब तस्करों से 10,000 करोड़ की उगाही हो रही है और यह पैसा नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में जा रहा है। ये मैंने नहीं कहा है, यह सम्राट चौधरी ने कहा था। सम्राट चौधरी नीतीश सरकार में ही डिप्टी सीएम है। जाहिर है शराब के इस धंधे पर अब उन्होंने चुप्पी साध ली है। हम मान भी लें कि सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को घेरने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बयान दे दिया होगा, लेकिन ये तो बिहार का हर आदमी जानता है कि शराबबंदी के इस दौर में अरबों के वारे न्यारे हो रहे हैं। शराब माफिया और सरकारी सिस्टम की मिली भगत से यह धंधा फल फूल रहा है। हकीकत यही है कि बिहार में शराबबंदी केवल कागजों पर है। कुछ गिरफ्तारियां भी होती है, कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, बल्कि कहें तो हजारों लोग जेल में हैं, लेकिन जेल में कौन लोग हैं ये भी समझने की जरूरत है। अब शराबबंदी है तो दिखाने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा, हेडलाइन भी बनानी होती है। तो होता यूं है कि पुलिस देसी जहरीली शराब बनाने वाले गरीब मजदूरों को जेल में ठूस देती है। लगने लगता है नीतीश कुमार वाकई शराबबंदी को लेकर काफी गंभीर है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ शराब के तस्कर पकड़े जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी की तस्वीरें छपती है तो लगता है कि शराबबंदी को लागू करने के लिए नीतीश कुमार का सिस्टम क्या कुछ कर रहा है। लेकिन उसी नीतीश कुमार की सरकार और उनके कारिंदों की आंखों पर पट्टी पड़ जाती है जब होटलों में, शादियों में, बड़े लोगों की महफिलों में शराब की बोतलों की सप्लाई की जाती है। कारों में बार चलता है, कारोबार। हालांकि उन पर कभी कुछ कार्रवाई भी होती है, लेकिन ना के बराबर। कार्रवाई के जद में गरीब लोग ज्यादा आते हैं, पीने वाले या बेचने वाले। लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की। केस स्टडी के तौर पर पटना के अखबारों में 50 बार यह खबरें छपती रहती है। लेकिन पूरा सिस्टम या सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा जब शराब तस्करों के साथ हो, जब उसकी मिली भगत हो या शराब का तलबगार हो, तो फिर शराबबंदी कैसे होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब इस खबर को देखिए। बिहार पुलिस का दारोगा 121 लीटर अवैध शराब लेकर या तस्करी वाला शराब लेकर यूपी के बलिया से बिहार जा रहा था। जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि वो अपने खुद की शादी में इस्तेमाल करने के लिए शराब ले जा रहा था। अब ये पुलिस वाले खाक शराबबंदी को लागू करेंगे जो अपनी शादी में शराब का इस्तेमाल करने का जुगाड़ किसी और राज्य से लगा रहे हैं। मैं सीधा सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं पता
कि आपके कई विधायक, मंत्री और अफसर शराबबंदी के दौर में शराब का इंतजाम करके शराब पीते हैं, या मोटा माल लेकर शराब की तस्करी करने वालों को संरक्षण देते हैं? जरूर पता होगा। हिंदुस्तान अखबार के इस हेडलाइन को जरा पढ़िए। बिहार में थानेदार कराते थे शराब गांजे की तस्करी। गोपालगंज एसपी ने 3 एसओ को किया सस्पेंड। और सुनिए, यह अकेली खबर नहीं है, ऐसी सैकड़ों खबर गूगल सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। अखबारों में दर्जनों बार ऐसी खबरें छपती है हर महीने, और न जाने कितनी ऐसी खबरें अखबारों में दर्ज होने से चूक जाती हैं। तो सवाल नीतीश कुमार से, क्या ऐसी ही पुलिसिया व्यवस्था के सहारे शराब की तस्करी को आप रोक रहे हैं, या रोक पाएंगे, या रोक पाए हैं? यहां तक कि जब खुद आपके अफसर भ्रष्ट हैं, यहां तक कि पुलिसिया सिस्टम शराब के तस्करों से मिली भगत के जरिए इस धंधे को फलने फूलने दे रहा है, तो कार्रवाई कौन करेगा? क्या शराब पीने और उसे बेचने के गुनाहगार सिर्फ गरीब, दलित, मजदूर या ऐसे लोग हैं? तो एक तरफ तो शराब की तस्करी, और दूसरी तरफ शराब माफिया की जुर्रत इतनी कि पुलिस पर अटैक करने से भी नहीं चूकते। बिहार के कई इलाकों से ऐसी खबरें आई, जब किसी पुलिस वाले ने सख्ती की तो शराब माफिया ने उन पर हमला किया। जैसे बेगूसराय से कुछ दिन पहले खबर आई थी कि शराब तस्करी को रोकने वाले पुलिस अधिकारियों पर अटैक कर दिया गया, जिससे एक पुलिस अधिकारी की जान चली गई और दूसरे की हालत गंभीर हो गई। और कई छिटपुट ऐसी खबरें आती रहती है। इतनी हिम्मत, इतना हौसला कहां से आता है उन तस्करों में? कई बार ऐसी खबरें भी आती है जिससे पता चलता है कि नेताओं के संरक्षण में शराब का धंधा चलता है। इसी खबर को देख लीजिए जो अभी दिखाने जा रहा हूं। एक जदयू नेता की गाड़ी और घर से पैसे, हथियार और शराब की बरामदगी हुई। अभी सितंबर महीने में जदयू के एक नेता अपने 3 सहयोगियों के साथ शराब की तस्करी करते हुए पकड़े गए। और इसमें कोई शक नहीं कि जब तक सत्ता प्रतिष्ठान, पुलिस, नेता, संतरी, मंत्री इन सब का संरक्षण नहीं है, तब तक शराब की तस्करी हो नहीं सकती। एक तरफ शराबबंदी को धता बताकर धंधा करते शराब माफिया, और दूसरी तरफ जहरीली शराब का कारोबार और इसकी चपेट में आकर जान गंवाते गरीब लोग। इस खबर को देखिए। बिहार के छपरा और सारण जिले में जहरीली शराब पीने से करीब 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दर्जनों लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते रहे। नीतीश कुमार जी, ये क्या आपके सिस्टम की नाकामी नहीं है? आपने तो कहा था मरते दम तक बिहार में एक बूंद शराब नहीं बिकने दूंगा। शपथ खिलाई थी आपने। यहां तो खुलेआम शराब बिक रही है, जहरीली शराब। एक कॉल कीजिए, घर पर अंग्रेजी शराब की बोतलें हाजिर, और गांव-गांव में जहरीली शराब, देसी शराब। और तो और हर जिले में शराब बनने की भी जानकारियां मिलती हैं कि जहरीली शराब स्थानीय स्तर पर बनाई जा रही है, जिसकी चपेट में आकर लोग मर भी रहे हैं, मरने की तरफ बढ़ भी रहे हैं, लेकिन सिलसिला थम नहीं रहा है। क्या यह शराबबंदी का फैसला आपने गरीबों की जान से खिलवाड़ के लिए किया था? सवाल तो यह भी पूछा जाएगा कि बिहार में जहरीली शराब पीने से जिन महिलाओं ने अपने पति, अपने बच्चे, अपने पिता और जिन माओं ने अपने बेटे को खोया, उसका गुनहगार कौन है? यह कौन बताएगा? बताएंगे नीतीश कुमार? किसके लिए थी शराबबंदी और कौन हो रहा है शिकार? बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सारण और छपरा में जिन लोगों की जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, उनमें एक नाम सीवान के दक्षिण सागर सुल्तानपुर पंचायत के माघर गांव के निवासी मोहन शाह का भी था। मोहन शाह की पत्नी कहती है, रात में शराब पीकर, दारू पीकर, देसी दारू, मोहन शाह घर आए, खाना भी नहीं खाया। 16 अक्टूबर के सुबह 3 बजते बजते मोहन शाह को बेचैनी महसूस होने लगी। कहने लगे कि कुछ दिख नहीं रहा है। मोहन शाह की पत्नी शकुंतला बताती हैं कि हम लोग पहले बाइक से, फिर गाड़ी की व्यवस्था करके अस्पताल पहुंचे। वहां से डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मोहन शाह पेशे से मछली बेचते थे। ऐसे ही लोग जहरीली शराब के शिकार होते हैं। 11वीं कक्षा में पढ़ रही उनकी एक बेटी प्रियंका ने बीबीसी से बातचीत के दौरान कहा कि पापा रोज दारू पीकर आते थे, मम्मी के मना करने पर भी नहीं मानते थे। गांव में तालाब के पास दारू बहुत आसानी से मिल जाती है। तो ये मिल कैसे जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। गांव गांव में कहाँ गए नीतीश कुमार के वो दावे जिसमें वो कह रहे थे कि बिहार में हम शराब नहीं बिकने देंगे? यहाँ तो हर रोज़ न केवल शराब बेची जाती है, बल्कि इसे पीकर दर्जनों लोगों की जान बीते सालों में जा चुकी है।
फिर यह कैसी शराबबंदी है नीतीश कुमार जी, जिससे बिहार में न तो शराब का सेवन रुक रहा है, न ही इसके खरीद फरोख्त पर आपका सिस्टम लगाम लगा पा रहा है। छपरा के सदर अस्पताल में गूंज रही इन सिसकियों को सुनिए। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का कोई रिश्तेदार इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की आंख की रोशनी तक चली गई। वो अपनी आंखों से अब कुछ देख नहीं पा रहे हैं। इस पूरे मामले में बिहार के डीजीपी आलोक राज ने एक बयान जारी करके बताया कि अब तक 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने कहा कि मौका वारदात से हमने एक पॉलीथीन और एक बोतल बरामद किया था। बोतल के ड्रॉपलेट्स को लेकर हमने एक्साइज विभाग को भेजा, जिसका प्रतिवेदन हमें मिला है। जांच में पाया गया है कि उसमें 80% मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल सस्ती और देसी शराब को ज़्यादा नशीली बनाने के लिए किया जाता है और यह काफ़ी जहरीला पदार्थ होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में उच्च स्तरीय समीक्षा करके डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड प्रोहिबिशन के विभाग के सचिव को घटनास्थल पर जाकर सभी बिंदुओं की जांच करने का निर्देश दिया है। ये तो एक रस्म अदायगी है जो हर बार ऐसी मौतों के बाद होती है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीड़ितों के लिए अब तक संवेदना व्यक्त नहीं की है। यह घटना अभी आज मेरे ख्याल से चौथा दिन है, 4 दिन पहले की घटना है। हम कह सकते हैं कि जो शराबबंदी जो है केवल कागजों पर है और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है। बिहार में शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 को लागू की गई। तब से अब तक बिहार में शराब पीना और इसकी खरीद बिक्री करना गैर कानूनी है। यहां तक कि कोई व्यक्ति दूसरे राज्यों से शराब खरीद कर अपने पास नहीं रख सकता है। नवभारत टाइम्स की एक खबर के मुताबिक एक सर्वे में दावा किया गया है कि शराबबंदी से पहले बिहार में लगभग 29% लोग शराब का सेवन करते थे। इसमें 0.2% महिलाएं भी शामिल थी। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 3.5 करोड़ लोग शराब का सेवन करते थे। इनमें 40 लाख लोग आदतन शराब पीते थे। बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में प्रतिवर्ष 990 लाख लीटर शराब की खपत होती थी। फिर 1 अप्रैल 2016 को बिहार देश का 5वां ऐसा राज्य बन गया जहां शराब के सेवन और उसकी जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शराबबंदी लागू हो गई। शराबबंदी का उद्देश्य बकौल नीतीश कुमार समाज में शराब के दुष्प्रभावों को कम करना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले को महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सुधार के लिए एक अहम कदम बताया था। इस नीति का समर्थन करते हुए राज्य सरकार ने 21 जनवरी 2017 को एक मानव श्रृंखला बनाई जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। बहुत प्रचार, बहुत पब्लिसिटी, बहुत कुछ हुआ। यह मानव श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी मानव श्रृंखलाओं में गिनी गई, जिसका उद्देश्य शराबबंदी के प्रति जागरूकता फैलाना था। तस्वीरें तो ऐसी बहुत है। तब माना गया कि नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद शराब का कारोबार लगातार होता रहा। माफिया और तस्कर पनपते रहे। बिहार सरकार के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 अगस्त 2024 के बीच बिहार में अवैध शराब से जुड़े कुल 8,43,907 मामले दर्ज किए गए। 8,43,907। उन्होंने ये भी कहा कि अगस्त 2024 तक जितनी बरामदगी हुई उनमें 98% शराब को एक्साइज विभाग ने बर्बाद कर दिया। एक तरफ सरकारी महकमा शराब पीने वालों पर कार्रवाई की बात कर रहा है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन खुद थानों से शराब की तस्करी कर रही है। ऐसी भी बहुत सारी जानकारियां आई कि जो बरामद हुई शराब वो थाने के जरिए फिर से वापस तस्करों तक पहुंची। हालांकि विनोद सिंह गुंजियाल जो सरकारी अधिकारी हैं, सचिव हैं प्रोहिबिशन, एक्साइज और रजिस्ट्रेशन के, उन्होंने कहा उनके मुताबिक शराब से जुड़े मामलों में अब तक कुल 8,208 इमारतों को या फ्लैट्स को जब्त किया गया जहां यह धंधा हो रहा था। वहीं अवैध शराब गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 41 ड्रोन तैनात किए गए।
इसके अलावा अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर 84 चेक पोस्ट काम कर रहे हैं। ये सब तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बताइए इसके बावजूद शराबखोरी और शराब की बिक्री रुक क्यों नहीं रही है? कागजी दावे कुछ और हैं, जमीनी हकीकत कुछ और। अगर ड्रोन से नजर रखी जा रही है तो घर घर शराब कैसे पहुंच रही है? और घर घर शराब जो पहुंच रही है, माफिया जिस तरह से काम कर रहे हैं, कुरियर बॉय से लेकर डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं, उनको कौन से ड्रोन से उन पर नजर रखा जा सकता है? शादियों में, पार्टियों में शराब कहां से आ रही है? साल 2016 के अगस्त महीने में, यानी शराबबंदी से सिर्फ 4 महीने बाद ही बिहार के गोपालगंज जिला में शराब पीने से करीब 18 लोगों की मौत हो गई, जहरीली शराब से। नवंबर 2021 में बिहार के गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में जहरीली शराब पीने से करीब 21 लोगों की मौत हो जाती है। इस शराब कांड में जितने लोगों की मौत हुई, उनमें एक नाम था छोटेलाल सोनी। छोटेलाल की बहू चंदा देवी का कहना था कि छोटेलाल 2 नवंबर को कहीं से घूम कर आए, उनका मुंह महक रहा था, उन्होंने शराब पी रखी थी, बहू से चादर मांगी, ओढ़ कर सो गए। उसके बाद उनसे खाना खाने के लिए पूछा गया तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। इसके बाद 3-4 बार उल्टी हुई और रात 12 बजे के बाद छटपटाने लगे। उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर में घर वाले इकट्ठा हुए, उन्हें पानी पिलाया, लेकिन उनके मुंह से झाग आने लगा और वो आधे घंटे में खत्म हो गए। ऐसे होती है मौतें। और ये जितनी मौतें हो रही है सब गरीब लोग हैं, दलित, पिछड़े, मजदूर। और ये मौतों का सिलसिला या मौत की तरफ बढ़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। वहीं साल 2022 में बिहार के सारण और छपरा में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की तादाद 29 से ज़्यादा हुई थी। छपरा में इस शराब कांड में मारे गए ज़्यादातर लोग या तो दलित समुदाय से थे या बहुत गरीब थे। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, शराबबंदी सफल है और इसने लोगों का जीवन बदला है। शराबबंदी के बाद कई लोग बेहतर खाना खा रहे हैं और दूसरी चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सारण और छपरा में शराब से हुई मौतों के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। लेकिन सवाल ये है कि शराब बन कैसे रही है, शराब बिक कैसे रही है, शराब का सिस्टम, शराब बेचने का सिस्टम काम कैसे कर रहा है? पुलिस वाले फिर क्या कर रहे हैं? कहाँ से सप्लाई आ रही है? आपने यही तो कहा था शराब बंदी है और पूरी तरह से आपने उसको कंट्रोल करने का वादा किया था। फिर अगर शराब बिक रही है, बल्कि चूंकि शराब के ठेके अधिकृत तौर पर बंद हैं, इसलिए जहरीली शराब ज़्यादा मात्रा में बन रही है, क्योंकि हर जिले में, गांव में, कहीं देहात में, कहीं भी बन रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। तो नीतीश कुमार जी, सबको पता है कि शराब पीने से सेहत बिगड़ती है और जहरीली शराब पीने से जाने जाती है। लेकिन आपने तो ये नहीं कहा था। आपने तो कहा था हम शराब नहीं बिकने देंगे। फिर ये शराब की होम डिलीवरी कैसे हो रही है बड़े शहरों में, पटना में, राजधानी में, जहां बैठते हैं, जहां आपके मंत्री, संतरी, अफसर सारे बैठते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं जो शराब पिएगा वो मरेगा। तो मरता कौन है? क्योंकि वहां तो इंग्लिश दारू चल रही है, ब्लैक लेबल और ग्लेन और बहुत सारे नाम मुझे अभी याद नहीं है, जो भी है। लेकिन मर कौन रहा है? आपने तो शराब को बिहार में प्रतिबंधित किया हुआ है। आपकी ये जवाबदेही बनती है कि शराब तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगे। यहां तो आम लोगों को छोड़िए, आपके अधिकारी और मंत्री शराब पीते हैं और ये सबको पता है। जरा पता कीजिए कि आपके कितने विधायक और कितने मंत्री शराब पीते हैं और कहां से वो सप्लाई आती है। शराब पीना ना पीना उस पर मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूं। देश में 5 राज्य को छोड़कर हर राज्य में शराब के अधिकृत ठेके हैं, दुकानें हैं, स्टोर है और वहां खरीदता है, पीता है, जिसको ये सबकी अपनी आज़ादी है। लेकिन चूंकि बिहार में शराबबंदी है, इसलिए सवाल उठता है कि उनके जो शराब के जो तलबगार लोग हैं, वीवीआईपी, उनके तलब का इंतजाम कहां से होता है? तो थानों की मदद से शराब की तस्करी की जाती है। ऐसी खबरें भी आती हैं। और आप कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। तो पीकर वो नहीं मर रहे हैं। वीवीआईपी इलाके में ऐसी मौतें नहीं हो रही है। जहरीली शराब जो सेवन कर रहे हैं वो मर रहे हैं, वो गरीब आदमी है, वो अमीर जादे नहीं है, उनके पास ना कोई गाड़ी है, ना बंगला है, ना उनके पास उस तरह से सारे संसाधन हैं कि पुलिस भी उनके घर जाने से पहले 100 बार सोचे। अगर बिहार में आपकी आंखों के सामने, आपकी जानकारी के बाद गरीब मर रहे हैं जहरीली शराब पीकर, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हज़ारों रुपए खर्च करके अपने घर पर शराब की होम डिलीवरी जो करवा रहे हैं, वो तो अब आराम से अभी भी उसी तरह से शराब का सेवन कर रहे हैं। घर में उनके शराब की बोतलें भी होगी, गाड़ियों में कारोबार करते हैं। शादी कहीं अगर होती है तो उस शादी वाली जगह के बाहर 20 गाड़ियां लगी होती है, उसमें शराब की, अंग्रेजी शराब की बोतलें होती हैं और 4-4 लोग बैठकर उसमें पी रहे होते हैं।
मर कौन रहा है, मौतें कहाँ हो रही हैं। 16 अक्टूबर 2024 को छपरा और सारण में जहरीली शराब पीने से हुई मौत की घटना के बाद बिहार में सियासी पारा आसमान छूने लगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शराबबंदी श्री नीतीश कुमार के संस्थागत भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना है। अगर शराबबंदी हुई है तो इसे पूर्ण रूप से लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का दायित्व है। लेकिन मुख्यमंत्री की वैचारिक व नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर इच्छा शक्ति तथा जनप्रतिनिधियों की बजाय चुनिंदा अधिकारियों पर निर्भरता के कारण आज बिहार में शराब माफिया के नापाक गठजोड़ के कारण बिहार में 30,000 करोड़ से अधिक का अवैध शराब का काला कारोबार फल फूल रहा है। तेजस्वी यादव का आरोप है। इसके अलावा तेजस्वी ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली डबल इंजन एनडीए सरकार से बिहार में शराबबंदी मामले से जुड़े 12 सवाल पूछे। कुछ सवालों को मैं यहां पढ़ देता हूं जो ट्विटर पर या एक्स पर मौजूद है। तेजस्वी ने पहला सवाल पूछा कि अगर हर साल इतनी बड़ी मात्रा में शराब बरामद हो रही है तो उसका दोषी कौन है। दूसरा सवाल तेजस्वी ने पूछा, सरकारी गुलाबी फाइलों के अनुसार अवैध शराब से मरने वालों की संख्या 300 से अधिक है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। अब तक हजारों लोगों की अवैध शराब या जहरीली शराब की वजह से मौत नहीं, हत्या हुई है। इनका हत्यारा कौन है? क्योंकि कई बार वो चीजें पता नहीं चलते, परिवार वाले भी छिपा लेते हैं। दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई, ये भी तेजस्वी ने पूछा। तेजस्वी ने आगे लिखा, अगर पटना में शराब मिलती है तो उसका मतलब है 5-6 जिला पार कर यहां शराब पहुंचती है, तो फिर यह उन सभी 5-6 जिलों की पुलिस की नाकामी है या नहीं, क्योंकि यूपी के सीमावर्ती जिलों से बिहार में पटना तक शराब पहुंचती है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए यह भी सवाल पूछा कि क्या यह सही नहीं है कि बिहार में शराबबंदी के बाद से अगस्त 2024 तक मद्य निषेध विभाग की ओर से निषेध कानून के उल्लंघन से संबंधित कुल 8,43,000 मामले दर्ज किए गए, जिनमें कुल 12 लाख लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री बताएं कि गिरफ्तार लोगों में अधिकांश वंचित और गरीब वर्गों के लोग क्यों हैं? यही मैंने शुरू में सवाल उठाया था, कौन लोग गिरफ्तार हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि बिहार के सिवान और सारण के 16 गांवों में जहरीली शराब से अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। जब 36 हुई थी, अब तो 60 का आंकड़ा पार हो गया, तब उन्होंने लिखा था, जो बेहद पीड़ादायक और दुखद है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे लिखा, इससे पहले और भी जिलों में लगातार अवैध शराब से कई लोगों की जान गई है, जो बताता है कि दोषियों को न्याय संगत कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। इससे पहले अप्रैल 2023 में बिहार के मोतिहारी जिले में जहरीली शराब के सेवन से 26 लोगों की मौत हुई थी। दिसंबर 2022 में छपरा में 71 लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोगों की आंख की रोशनी तक छिन गई। मार्च 2022 में बांका जिले में 12 लोगों की मौत हुई। नवंबर 2021 में गोपालगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 43 लोगों की मौत हो गई। 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था, ये सब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्विटर पर लिखा। 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, मेरे जिंदा रहते बिहार में नहीं बिकेगी शराब। शराबबंदी तो लागू हो गई, पर अवैध शराब का गैर कानूनी कारोबार क्यों चालू है? बिहार में मौका परस्त डबल इंजन सरकार सैकड़ों लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार है, यह मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है। बिहार के 8 जिलों की सीमा झारखंड से जुड़ी हुई है, पड़ोसी राज्य। ये जिले हैं औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर शाम बड़ी संख्या में लोग शराब पीने के लिए झारखंड का रुख करते हैं। वैसे ही पटना से कुछ किलोमीटर आगे आरा बक्सर की तरफ जो लोग हैं वो यूपी की तरफ रुख करते हैं। भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि बिहार झारखंड बॉर्डर पर आने जाने के दौरान किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती और लोग उधर से शराब की खेप लेकर भी आते हैं। तो ये सब दिखाने के लिए है ना कि बिहार में शराबबंदी है। यही स्थिति बिहार नेपाल बॉर्डर के साथ है। एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल बॉर्डर और उस एरिया में बहुत सारे घरों में शराब की भट्टियां लगी है। किराने की दुकानों में भी शराब की बोतलें बिकती है। बिहार में के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, वहाँ रहने वाले लोग टहलते हुए बॉर्डर के पार पहुँचते हैं और आसानी से शराब खरीद कर इस पार लेकर आ जाते हैं। पुलिस सब वहाँ मुस्तैद है, चेकिंग है, सबको पता है ये शराब लेने वाला कौन है, लाने वाला कौन है। एक तरफ झारखंड है, एक तरफ यूपी है, एक तरफ नेपाल है, मतलब बीच में बिहार है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है और हर जगह से शराब की आमद और सप्लाई जारी है और बिना पुलिस की मिलीभगत के ये नहीं होता है। 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी का ऐलान किया था। अब 8 साल हो गए। नीतीश कुमार की सरकार ने साल 2015 में विधानसभा चुनाव जीतने के 6 महीने बाद बिहार प्रोहिबिशन
एंड एक्साइज एक्ट 2016 के तहत शराबबंदी कानून लागू किया। यह उनके चुनावी वायदों में से एक था, इसलिए उन्होंने किया भी। और जैसा कि मैंने कहा उस समय तारीफ हुई, क्योंकि दलील ये दी गई कि ये उन महिलाओं को घरेलू हिंसा और अन्य अपराधों से बचाएगा जो इसका सामना कर रही थी, क्योंकि उनके पति या घर वाले शराब पीते थे। उनकी सुरक्षा और उनके बेहतर हालात के लिए नीतीश कुमार ने जस्टिफाई किया और इसलिए उन्होंने कहा यह जरूरी है। इस कानून में अब तक कई बार संशोधन किए गए। 31 मई राज्य कैबिनेट ने तय किया कि शराब ले जाती जिन गाड़ियों को जब्त किया जाता है उसे वापस पाने के लिए केवल 10% बीमा राशि चुकानी होगी। पहले 50% तक देना जरूरी था। मतलब बदलाव भी किया गया, और इसलिए किया गया कि पुलिस स्टेशनों में बहुत सारी गाड़ियां जब्त जो होती थी वो सब जब्त गाड़ियां वहां पड़ी थी, भीड़ लग गई। गाड़ियों के मालिक भारी जुर्माना नहीं चुकाते थे। शराबबंदी कानून में और भी कई बदलाव किए गए, जैसे पहली बार शराब पीने वालों को मौके पर छोड़ने की अनुमति दी गई, जिसके लिए पहले 2000 से लेकर 5000 तक का जुर्माना देना पड़ता था। शराबबंदी कानून में एक और अहम संशोधन किया गया। शराब पीने की सजा पहले 10 साल हुआ करती थी, जिसे घटाकर 5 साल किया गया, और इसी में इतने हजार लोग, लाखों भी, 2 लाख 1.5 लाख जो भी आंकड़े हैं, जेलों में हैं, क्योंकि उनके पास जमानत के पैसे नहीं हैं या अदालती कार्रवाई का सामना करने के पैसे नहीं। गरीब लोग। 1 अप्रैल 2016 से लेकर अगस्त 2024 तक मद्य निषेध विभाग की तरफ से शराबबंदी कानून के उल्लंघन में 8,43,000 मामले दर्ज किए गए। कुल 12,07,000 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2016 में 156, साल 2018 में 9, साल 2021 में 90, साल 2022 में 100 से अधिक, साल 2023 में 35 से ज़्यादा लोगों को जहरीली शराब से मौत हो चुकी है। शराबबंदी के बावजूद लोग मरते रहे, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा यही बयान देते रहे कि शराबबंदी से कई परिवारों का जीवन बेहतर हुआ है। इससे महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा कम हुई है और लोग खान पान या बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक शराबबंदी के फैसले के पीछे एक कारण ये भी माना जाता है कि इसके जरिए नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में महिला वोटर को टारगेट कर रहे थे। मकसद ये था कि महिलाएं शराबबंदी से खुश होकर नीतीश कुमार को वोट दें। बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार के लिए हमेशा से एक बड़ा वोट बैंक रही है। इसका फायदा भी हुआ नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने कई और लाभकारी स्कीम भी हालांकि महिलाओं के लिए लॉन्च की, जैसे 2006 में लड़कियों के लिए साइकिल योजना लॉन्च की, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण किया, वो सब अपनी जगह सही है। लेकिन शराबबंदी जिस मकसद से किया गया, अगर वो मकसद पूरा होता और वाकई शराबबंदी होती, वाकई शराब की तस्करी नहीं होती, वाकई शराब के तस्कर पुलिस की मिली भगत से ये सरकार को अरबों का चूना लगाकर धंधा नहीं कर रहे होते, तब तो कहते चलिए एक फैसला किया और उसको लागू किया और सही ढंग से वो फैसला चल रहा है। शराबबंदी के पक्ष में नीतीश कुमार अक्सर ये भी कहते हैं कि इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए। एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो साल 2016 में जिस साल शराबबंदी लागू हुई उस साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले कम सामने आए, लेकिन बाद के सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ते चले गए। भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले कुल अपराधों में बिहार का प्रतिशत साल 2016 में घटकर 4% हो गया था, लेकिन साल 2019 में आते आते महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़कर 4.6 यानी 4.6% पहुंच गए, यानी वृद्धि हुई। नीतीश कुमार अपनी राजनीति में जिन महिला वोटरों को टारगेट कर रहे थे, आज छपरा और सारण में उन्हीं महिलाओं में से किसी ने अपने पति, किसी ने अपने पिता, किसी ने अपने बेटे को जहरीली शराब की वजह से खो दिया है। महिलाओं के कथित मसीहा नीतीश कुमार मौन है, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि जो मैंने फैसला कर लिया वो सही है, भले ही वो फैसला जमीन पर इस शक में उतरती दिखी जिसका इतनी देर से हम जिक्र कर रहे हैं। जुबान खुलती है तो बोलते हैं, जो पिएगा वो मरेगा ही। कितना गैर जिम्मेदारा बयान है ये। नीतीश जी, आपने अपने अधिकारियों से शपथ दिलवाई थी, अधिकारियों को शपथ दिलवाई थी कि न शराब पिएंगे न इसकी बिक्री होने देंगे। कहाँ गए आपके वादे? सवाल तो है कि क्या इसलिए हुई थी शराबबंदी ताकि बड़े लोगों तक, वीआईपी लोगों तक, जो अफोर्ड कर सकते हैं उन तक महंगी शराब की बोतलें पहुंचती रहे या कई गुना कीमत में पहुंचती रहे और गरीब लोग जेलों में सड़ते रहे? क्या आपने बिहार में शराबबंदी इसलिए लागू की थी ताकि शराब सिर्फ आपके मंत्री और अफसरान और जो ऐसे लोग हैं वो संरक्षण उन्हें देते रहें, सैकड़ों करोड़ की कमाई होती रहे, शराब माफिया फलता फूलता रहे? इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार जब भी बयान देते हैं तो ऐसा लगता है कि दृढ़ संकल्प है और किसी सूरत में वो अपने फैसले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन अफसोस होता है
कि पटना के अखबारों में जब सारी खबरें छपती है, यहाँ बैठे हम लोगों को जब सारी जानकारी मिलती है, फिर नीतीश कुमार या उनकी पुलिस, उनकी सरकार, उनका सिस्टम शराबबंदी को ठीक से लागू क्यों नहीं कर पाता है? अगर यही करना है तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लंबा वीडियो हो गया थोड़ा। कैसा लगा आपको ये वीडियो या जानकारी, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।